चलिए आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। हम लोग पिछले लेक्चर में बायो सावर्ट लॉ पढ़े थे। तो बायो सावर्ट ने क्या दिया कि किसी करंट कैरिंग एलिमेंट में, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में एक स्मॉल लेंथ के कारण जो थोड़े से दूरी पे या कुछ दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके बारे में उन्होंने नियम दिया है। नियम क्या था? dB इज इक्वल टू, यानी उसका मैथमेटिकल फॉर्म था dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला था। इसी को हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते थे तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, ये वेक्टर फॉर्म था और ये इसका स्केलर फॉर्म था। तो ये बायो सावर्ट ने क्या बताया कि हम किसी धारावाही चालक के एक स्मॉल लेंथ है ना, छोटे से करंट एलिमेंट के कारण कुछ दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों इक्वेशन से, ये उसी का वेक्टर फॉर्म है, ये उसका स्केलर फॉर्म है। यानी मैग्नीट्यूड है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर से। चलिए क्लियर है यहाँ तक के। आज हम पढ़ेंगे बायो सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है? तो पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, यानी कि एक लंबे सीधे तार के कारण है ना, धारावाही लंबे सीधे तार के कारण निकट बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, ये चीज को फाइंड करेंगे। तो वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले एक लंबा सीधा तार चाहिए। तार ले लिए, लंबा सीधा तार, और मान लेते हैं इस तार का नाम रख दें Mn, और इस तार में सपोज I धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमने एक तार लिया Mn जिसमें कितना धारा प्रवाहित हो रही है? I। किधर से किधर जा रही? N से M की ओर। अब इस तार के कारण, इस धारावाही तार के कारण इसके लंबवत दूरी R है ना, मान लो कि ये जो R डिस्टेंस है इस तार का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस R दूरी पर एक पॉइंट P है जहां पे हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखते हैं? तो B से लिखते हैं। चलिए तो फिर से देखते हैं कि एक Mn तार है जिसमें I धारा N से M की ओर प्रवाहित हो रही। इस तार से लंबवत दूरी R पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसका नाम भी अगर रख दें तो O नाम रख देते हैं इसका, तो OP की दूरी, और सपोज यहाँ पे करंट I है। चलिए तो इसके बारे में लिख लेते हैं कि माना एक तार Mn जिसमें I एम्पियर की धारा N से M की ओर प्रवाहित हो रही है। इस धारा के कारण तार से लंबवत दूरी R पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए यहां तक के क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे P बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए यहां से इसको ऐसे मिला देते हैं, और इधर ऐसे मिला देते हैं। सपोज ये N है, ये M है, और यहाँ पे क्या है? पॉइंट P है। चलिए अब थोड़ा से और, जैसे कि बायो सावर्ट का लॉ जो है, बायो सावर्ट का जो नियम है, ये किस पे लागू होता है? तो आंसर है कि ये स्मॉल करंट एलिमेंट पे लागू होता है। तो सपोज स्मॉल करंट एलिमेंट हम यहाँ पे ले लेते हैं DL है ना, एक छोटा सा करंट एलिमेंट मान लो CD लेते हैं, और CD की लंबाई जो है कितना है? DL है। DL की दिशा करंट के डायरेक्शन में होगी, और ये DL से
इसकी दूरी सपोज x है, तो CD एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिए dl, और dl से P तक की जो दूरी है वो कितना है, x है ना। अब यहाँ पर हम एंगल मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, और ये वाला जो एंगल है ये φ1 है, और ये टोटल एंगल जो है ये -φ2 है। अपर वाला एंगल, ऊपर वाला जो एंगल है वो पॉजिटिव होता है, और नीचे वाला एंगल, डाउन एंगल जो है वो नेगेटिव होता है, और ये एंगल थीटा है, ये थीटा है। थीटा कहाँ से कहाँ तक है, तो ये लाइन से ये लाइन जो आ रही DL की तरफ, उस DL से लेकर के यहाँ तक के थीटा। चलिए यहाँ तक के समझने में कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या माना, तो माना तार के तार पर CD एक स्मॉल करंट एलिमेंट है। चलिए यहाँ तक क्या हो गया। अब ये DL के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि हम छोटा सा करंट एलिमेंट लिए हैं, और इस करंट एलिमेंट के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सेवार्ट के नियम से फाइंड कर लेते हैं। तो बायो-सेवार्ट का नियम क्या होता है, dB = μ0/4π × आइडियल sin थीटा बाई r²। तो लिख लेते हैं यहाँ पे dB = μ0/4π × आइडियल sin थीटा। तो थीटा ये वाला थीटा होना चाहिए, ये वाला एंगल देख रहे हैं यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 90 - थीटा, क्योंकि टोटल होता है 180, तो साइन 90 - थीटा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x है, तो दूरी x²। dB = μ0/4π साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, तो आइडियल cos थीटा बाई x²। यहाँ तक के समझने में कोई दिक्कत। चलिए तो आप पहले इसको उतार लीजिए, dB = μ0/4π × आइडियल cos थीटा बाई x²। चलिए तो dB = μ0/4π × आइडियल cos थीटा बाई x²। ये छोटे से करंट एलिमेंट CD के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी है, तीव्रता है ना। हम लोगों को इस पूरे तार के कारण, इस पूरे Mn तार के कारण पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। तो हमने छोटा सा एक CD लंबाई लिए और इस CD के कारण पॉइंट P पर निकाल लिए। अगर ऐसी एक CD और लेंथ मान ले तो भी पॉइंट P पर हम फाइंड करेंगे तो इतना ही आएगा या अलग आएगा। तो देखते हैं कि अगर हम इस CD को उठा करके यहाँ लेके चले आएंगे तो ये x का मान चेंज हो जाएगा। अगर CD यहाँ आता है तो अब जो होगा डिस्टेंस पॉइंट P से ये वाला डिस्टेंस होगा, तो x का मान बढ़ जाएगा। अगर CD को उठा के यहाँ लेके चले आए तो भी देख रहे हैं x का मान बढ़ जाएगा। अच्छा, x का मान ही बढ़ेगा, अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो ये एंगल थीटा भी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। और वो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आएगा, -φ2 तक के ऊपर अगर लेते हैं CD हम तो वो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक के जा सकता है, φ1, यानी यहाँ तक के लास्ट आ सकता है। हम अगर DL मानेंगे तो यहाँ तक के लास्ट मानेंगे। तो मेरे पास दो ऐसे क्वांटिटीज, दो ऐसे टर्म्स मिल रहे हैं जो वेरिएबल है, एक थीटा और दूसरा क्या है x। x का मान भी चेंज हो रहा और थीटा का मान भी क्या हो रहा, चेंज हो रहा। तो हम क्या करते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं। अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में तो इस टोटल mn के कारण पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगा। तो यानी इस इक्वेशन को हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट कर देते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे है DL और यहाँ पे है थीटा, तो कभी भी cos थीटा और DL का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है। आपने अगर इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, इंटीग्रेशन मैथ में पढ़ना है। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं x², तो x का मान भी चेंज होते जाता है। तो हमको सबसे पहले x को हटाना है क्योंकि ये वेरिएबल है। तो x, DL और cos थीटा ये तीनों एक दूसरे से मैच नहीं करते, तो कभी भी इसका इंटीग्रेशन फाइंड नहीं हो सकता। तो हम x को हटाएंगे और DL को हटाएंगे।
तो एक्स को हटाने के लिए हम चलते हैं ट्रायंगल OPD में। चलो मान लो ये ट्रायंगल है OPD, ट्रायंगल OPD में। अब इस ट्रायंगल में चलते हैं और लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर, तो ये कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार है ना, बेस बाई हाइपोटेनस। तो OP क्या हो गया, इसका बेस हो गया R और हाइपोटेनस कितना हो गया x। चलिए तो यहाँ से हम x का वैल्यू अगर फाइंड कर लें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R बाई कॉस थीटा। ये हो गया x का वैल्यू फाइंड। अब हम देख रहे हैं कि हमको dl को भी हटाना है, तो dl को हटाने के लिए क्या करते हैं, तो dl को हटाने के लिए हम लोग tan थीटा ले लेते हैं, है ना। और इसका लेंथ को मान लेते हैं, ये L लेंथ पे लिए हैं, ठीक है, L पे जाकर के dl लिए। चलिए तो ट्रायंगल OPD में tan थीटा बराबर, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंथ है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। तो लंब कितना हो जाएगा इसका L और आधार कितना हो जाएगा इसका R, L अपॉन R। R इधर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा R tan थीटा इज इक्वल टू L। तो यहाँ से मिटाते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ L है और मेरा जो इक्वेशन आया था, इसको साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे कहीं पे, फिर DB यहाँ पे जो इक्वेशन था म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू IDL कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर। तो देख रहे हैं यहाँ DL है और यहाँ क्या है, L है। पहले इसको पलट के लिख देते हैं, L बराबर R tan थीटा। तो इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के टर्म में DL बाई डी थीटा, इधर करेंगे D tan थीटा, R बाहर निकल गया बाई डी थीटा। तो DL बाई डी थीटा रहेगा यहाँ पे R tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। डी थीटा को उधर भेज देते हैं, तो DL बराबर R सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये एक मैथमेटिकल टर्म है, हम डिफरेंशिएट किए। यहाँ पे क्या किए हम, डिफरेंशिएट करने पर दोनों तरफ क्या किए, डिफरेंशिएट किए। तो DL इज इक्वल टू क्या मिल गया, R सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा अब देख रहे हैं x बराबर क्या मिला हमको, R अपॉन कॉस थीटा। चलिए अब इसको पुट कर देते हैं, मान लो ये इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट में पुट करते हैं सबका वैल्यू, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई, DL के जगह पे क्या आया, R सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इंटू डी थीटा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं x के जगह पे क्या आया, R अपॉन कॉस थीटा। पहले से है वहाँ कॉस थीटा लगा हुआ। DL के जगह पे क्या लिखे, R सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। कॉस थीटा जैसे था वैसे ही कॉस थीटा रहने दिए। नीचे एक्स स्क्वायर है, x का मान कितना है, R बाई कॉस थीटा। इसका स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई R सेक स्क्वायर थीटा। एक R से एक R कैंसिल कर देते हैं, कितना ढोके लेके सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई, यहाँ पे क्या R बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो R और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई कॉस थीटा डी थीटा बाई R। ये इक्वेशन एक बन गया। अब हम लोग को टोटल निकालना है। पहले आप इतना लिख लो,
चलिए अब इसको मिटा देते हैं। हम लोगों को टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ना। चलिए अब देखेंगे बिंदु P पर कुल तीव्रता कितना होगा। x को डिस्प्लेस किए, r को डिस्प्लेस किए है ना, सॉरी x को डिस्प्लेस करके क्या लेके आए, r लेके आए, और एंगल dl जो था dl की जगह पर क्या आ गया, d थीटा आ गया। तो देख रहे हैं कि अब पहले क्या क्या चेंज हो रहा था इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में x का मान चेंज हो रहा था। जैसे जैसे हम dl को चेंज करेंगे, dl का पोजीशन अगर यहाँ से यहाँ कर देंगे तो ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होगी वो चेंज हो जाएगी, और यहाँ से जो एंगल बनने वाला है वो एंगल भी चेंज हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में dl और x दोनों का मान चेंज हो रहा था, है ना। तो जिसमें से हम इस इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में लेके आए, dl और x के जगह पे जब वैल्यू पुट किए तो इक्वेशन क्या बना, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई कॉस थीटा डी थीटा बाई आर, ये इक्वेशन बना। अब ये इस इक्वेशन से हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे, यानी कि बिंदु P पर कुल तीव्रता। तो कुल तीव्रता कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेट करके, तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई कॉस थीटा डी थीटा बाई आर। अब देखेंगे इसको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, तो आंसर है कि ये थीटा कितना बदल सकता है। तो यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ इतना दूर आएगा, यहाँ लेके आएंगे तो इतना दूर आएगा, यानी कि फाइनली वो कहाँ तक आ सकता है, तो इस लेंथ तक आ सकता है, क्योंकि मेरी तार की लंबाई यहीं तक है। तो यहाँ तक के कितना एंगल बनाएगा, -φ2। और ऊपर देखेंगे तो जितना भी चेंज हो ऐसे चेंज होते होते ये फाइनल कहाँ तक चेंज हो सकता है, तो यहाँ तक हो सकता है। तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, φ1 बनेगा। तो या तो φ1 हो सकता है या तो φ2 हो सकता है, यानी -φ2 से φ1 के बीच में एंगल का मान बदलते रहेगा। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। dB का इंटीग्रेशन b हो जाएगा। यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई बाई आर कॉन्स्टेंट है, म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई बाई आर, तो बच गया -φ2, यहाँ φ1 कॉस थीटा डी थीटा। चलिए म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई बाई आर जैसे है वैसे रख देंगे। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा -φ2 φ1, म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई बाई आर। पहले अपर लिमिट रखेंगे तो साइन φ1, उसके बाद बीच में साइन माइनस का होता है, उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे साइन -φ2। चलिए अब देखते हैं b बराबर, इधर चलते आ रहा, b बराबर म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई बाई आर। अब साइन φ1 माइनस इसका बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये इक्वेशन आ गया, यानी प्रूव्ड हो गया। यानी इस टोटल वायर के कारण पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई बाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, एग्जाम भी हुई है ना, एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, यानी कि सीधे लंबे तार के कारण, सीधे लंबे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका हिंदी अगर देखा जाए तो यह है सीधे लंबे तार के कारण सीधे लंबे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरह से रहता है, सीधे लंबे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो आपको बताया गया है इस पूरे को अच्छे तरीके से समझ के रिवीजन कर लीजिए, और यही अगर एग्जाम में आएगा तो इस तरह से आपको बनाना है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हो सकता है। तो मेरा जो फॉर्मूला आया b बराबर म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई बाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूला से क्वेश्चन कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। मान लो कि एक तार है और इस तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट P है, और इसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। सपोज यहाँ से
यहाँ से इसका एंगल मान लो 45 डिग्री है और यहाँ से इसका एंगल भी 45 डिग्री है और I इज इक्वल टू 10 एम्पियर है। तो इस 10 एम्पियर करंट के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये चीज़ हमको फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। इक्वेशन क्या आया था, B बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, यही ना मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था। तो देख रहे हैं यहाँ पे फाई 1, तो फाई 1 बराबर कितना है 45 डिग्री, फाई 2 बराबर भी कितना है 45 डिग्री। तो लिख लेंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका। फाई 1 बराबर 45 डिग्री, फाई 2 बराबर भी है 45 डिग्री। चलिए B बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो पिछले लेक्चर में आपको बताया गया होगा कि म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 बाई 4 पाई इंटू आई का मान कितना दिया हुआ है 10 एम्पियर, 10 रहने देंगे। R मीन्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। साइन 45, फाई 1 का मान 45, साइन 2 का मान भी 45, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, -2 पर जाएगा तो +2 बन जाएगा और -7 से -5 हो जाएगा। साइन 45 का मान 1/√2 प्लस 1/√2, तो 2/√2 हो जाएगा, 2/√2 इंटू 10 टू द पावर -5। और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है टेस्ला, तो यूनिट हो गया इसका टेस्ला। ये आंसर हो गया आपका। ये क्वेश्चन था, आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लें।